चैप्टर है भारत का भूगर्भिक इतिहास। आज हम लोग देखेंगे। भारत का भूगर्भिक इतिहास। भारत के जो हमारी चट्टानें हैं, भारत जैसे आप देखते हैं उत्तर में जो है भारत का पर्वतीय क्षेत्र मिलता है, जहाँ पर हिमालय वगैरह है। आप देखते हैं हिमालय एक सबसे ऊंचा भाग मिलता है। इसके बाद में हम लोगों को मैदानी क्षेत्र मिलते हैं, जिनमें गंगा घाटी का गंगा यमुना का दोआब का जो क्षेत्र मिलता है, ये कैसे क्षेत्र है? समतल मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद के क्षेत्र में देखते हैं तो क्या मिलते हैं? हमारे पठारी क्षेत्र मिलते हैं। दक्कन का पठार वगैरह आप देख रहे हैं, है ना? सुने हैं कुछ ना दक्कन का पठार वगैरह का, यानी प्रायद्वीपीय पठार का तो नाम सुने ही होंगे। तो इस आधार पर हम लोगों का क्लासिफिकेशन होगा। इनके बारे में देखेंगे कि कौन सी क्रम की कौन सी चट्टानें हैं, सबसे प्राचीनतम कौन बनी हुई हैं। ये तमाम सारे विषयों पर चर्चा करते हैं। पहले थोड़े तथ्य हो जाए आपके पास, तो हम लोग चर्चा करने में आसानी रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप लोगों ने जैसा कि कर लिया है, भारत का भूगर्भिक इतिहास। इसमें देखिए, नोट करिए, भारत का भूगर्भिक इतिहास बताता है कि भूगर्भिक इतिहास बताता है कि भारत का भूगर्भिक इतिहास बताता है कि प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक भारत में पाई जाती हैं। प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानों तक भारत में पाई जाती हैं। आर्कियन एवं प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन एवं प्री कैम्ब्रियन जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन एवं प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ, मतलब एक तरह से पृथ्वी के बनने की स्टार्टिंग हुई थी, तो सबसे पहले जो चट्टानें बनी थी वो आर्कियन युग की चट्टानों कही जाती है, जिससे सबसे प्राचीन चट्टानें थी। इनका क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि विश्व स्तर पे कि कौन कौन सी चट्टानों का पहले क्रम बना। लेकिन आप इतना जानिए भारत में कि जो आर्कियन युग की चट्टानें, इन्हीं को ही, आर्कियन युग को ही प्राचीन काल में प्री कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। तो आर्कियन युग एवं प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें जो कहा जा रहा है, यानी सबसे प्राचीनतम चट्टानें। अरावली चट्टानों के बारे में आप लोग सुना होगा, चर्नियन हलचल का नाम सुना होगा। सबसे पहले आगे पढ़ाएंगे, हलचल वगैरह भी पढ़ाएंगे, वीडियो अगर आप लोगों को पढ़ा है, अगर इच्छा हो तो जाके देख लें। वहाँ पर जो हलचलों के बारे में बताया गया है वो क्या है? कैम्ब्रियन युग में ही होता है। प्री कैम्ब्रियन युग में ही चर्नियन हलचल होती है। उसी के परिणाम स्वरूप सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं, अरावली पर्वत श्रेणी की चट्टानें हैं, पुरप्पा वगैरह की जो क्रम की चट्टानें हैं, इन चट्टानों का निर्माण हुआ। तो हम लोग भारत की चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो भारत में यानी प्राचीन काल की भी चट्टानें पाई जा रही हैं, और आधुनिक काल में जो सबसे आधुनिक युग रहा है उसमें की भी चट्टानें भारत में मिलती हैं। यानी भारत विविधताओं से भरा हुआ है चट्टानी दृष्टिकोण में। ऐसा नहीं कि नए युग की सारी चट्टानें हैं या मध्य युग की सारी चट्टानें हैं, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की चट्टानें हैं। अब प्राचीन काल का मतलब है पहले पृथ्वी क्या हुआ था? तप्त आग के गोले के जैसा था। तो तप्त आग के गोले से जैसा होगा, या ज्वालामुखी के उद्गार के कारण से पृथ्वी पर जगह जगह पर पहले काल में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो बहुत हीट थी, बहुत गर्म थी। गर्म क्यों थी? क्योंकि जगह जगह पर आपके जो है मलबा, मैग्मा जो है धरातल से निकल के, यानी ज्वालामुखी उद्गार बहुत जगह पे, हर जगह लगभग हो रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो उस स्थिति में क्या हुआ? जो मैग्मा निकलेगा उससे जो चट्टानें बनेगी वो कौन सी चट्टानें बनेंगी? बैसाल्ट की चट्टानें बनेंगी, आग्नेय चट्टानें बनेंगी, अग्नेय चट्टानों से निर्मित वो सब होंगी। तो ये सब चट्टानें जो आग्नेय चट्टानें, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र हमारा है, ये सब आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। जो काली मिट्टी वाले जो क्षेत्र है, आपने सुना होगा काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह के क्षेत्रों में जो पाई जाती है बड़े नदी पर, वो सब किस किस चट्टान के हैं? आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है।
उनके मैग्मा जो है एक दूसरे जो समय के साथ अक्षय पर्दन के परिणाम स्वरूप जो टूटे फूटे उनसे जो मिट्टियों का निर्माण हुआ उसे रेगुल मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब तमाम सारी चीज़ आप लोग जानेंगे। तो भारत प्राचीन काल की चट्टानों से लेकर के आधुनिक काल की चट्टानों तक से बना हुआ है। ठीक है, सबसे आधुनिक युग की चट्टानें अगर हम बात करेंगे तो हमारा गंगा द्वाब का मैदान। अक्सर आप लोग देखिए कि कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ बाढ़ का क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, नदी जब अपने साथ आती है तो ढेर सारे मलबा लेके आती है। डेल्टाई क्षेत्रों में आप देखते होंगे कि मिट्टी को वो भर देती है। डेल्टा क्या है? वो नदियों द्वारा कटा हुआ ला करके नया मैदान का निर्माण किया जाता है ना। इतना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे ना भाई। मिट्टी क्या करती है? नदी का बहाव होता है, नदी क्या करती है? मिट्टी काटते हुए लाती है और जहाँ जो निचला हिस्सा जो समुद्र के तल के पास मिलने वाला होता है वहीं पे मिट्टी अपना स्टे कर देती है। तो उससे क्या होता है? नए मैदान का निर्माण होता है ना। उसी को तो जलोढ़ मैदान कहा जाता है। तो जलोढ़ मैदान क्या होगा? सबसे नया मैदान होगा ना। और जो पथरीली क्षेत्र होंगे वो सबसे प्राचीन होंगे। क्लियर? तो वही कहने का मतलब भारत में प्राचीन काल की चट्टानों से लेकर के आधुनिक काल की चट्टानों तक मिलती है। वो भी मिट्टी के जो खेत आपके हैं वो भी एक चट्टान है, वो नरम चट्टान है आपकी आधुनिक चट्टानों में। यानी कि जो मिट्टी के जो क्षेत्र आते हैं जो बिछती है मिट्टी, चट्टान मतलब पत्थर ही नहीं है, क्ले वाला जो क्षेत्र है वो अभी आपकी चट्टानों की श्रेणी में आता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा पत्थर है तो वो चट्टान है सर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आर्कियन युग, प्री-कैम्ब्रियन युग की प्रायद्वीपीय चट्टानें भी भारत में पाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर क्वार्टरनरी युग की नवीन चट्टानें काप मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, काप मिट्टी, इसी को ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अभी जो मैंने बताया जलोढ़ मृदा मतलब क्या? जो मृदा बारिश के मौसम में जल से डूबी रही। जलोढ़ जल से ओढ़, जल को ओढ़े हुए हो तो जल को ओढ़ेगा का मतलब क्या है? जल से भरी हुई। तो जल का क्षेत्र कौन भरेगा? जो नदी के बेल्ट का जो क्षेत्र हो वही तो पट्टी भरा रहेगा, कोई और भरेगा? चलिए, तो वही है बच्चों, क्वार्टरनरी युग की नवीन चट्टानें काप मिट्टी की परतदार निक्षेपों के रूप में पाई जाती हैं। काप या जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपों के रूप में पाई जाती हैं। इन भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं ने इन भूगर्भिक संरचना की विशेषताओं ने भारत के 3 अस्पष्ट बृहद भाग प्रस्तुत किए हैं। विशेषता ने भारत को 3 अस्पष्ट बृहद भागों में बांटा है। भाग मिलेंगे आपको। भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत की जो संरचना है बच्चों, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखें ऐसे, ये भारत आप समझें संक्षिप्त रूप में, तो ऐसे आप पाएंगे तो भारत की जो संरचना लगभग कमोबेश बनेगी। तो ये जो हिस्सा आपका पड़ता है क्या होता है भाई? अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, JNK की बात करते हैं, ठीक है, यहीं पर हम बात कर रहे हिमाचल प्रदेश की, यही हम बात कर रहे उत्तराखंड की, तो ये सब हमारे कैसे क्षेत्र है भाई? पहाड़ी वाले हैं ना। कुछ और है? अरे इतना तो बोल दिया तो यार, ये सब क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय वाले क्षेत्र हमारे हैं। तो ये जो क्षेत्र हमारा पूरा मिलता है, आप देखेंगे कि देहरादून का नाम आप लोगों ने सुना होगा। देहरादून जो क्षेत्र होता है, देहरादून
यही क्या होता है, देहरादून का नैनीताल वगैरह का क्षेत्र आता है, यहीं से मैदान, बेटा समझ लेना, इधर से मैदान की शुरुआत होती है और कहाँ तक जाती है। एक तरह से आप थोड़ा विभाजक के रूप में देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का नाम सुने होंगे, सतपुड़ा का नाम सुने होंगे, छोटा नागपुर का पठार का नाम सुने होंगे। तो ये जो सीमा रेखा बनाते हैं किसकी, मैदानी क्षेत्र की, तो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह का जो क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र हमारा कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया। फिर इसके बारे में जो देखेंगे मैदानी क्षेत्र देहरादून से लेकर के आप आएंगे और यमुना नदी का जो द्वार का जो क्षेत्र मिलेगा, इवन यहाँ तक आप मान के चलिए कि जो मालवा का पठार आ जाता है, मध्य प्रदेश वगैरह के क्षेत्र में पड़ता है, मालवा का पठारी क्षेत्र, ये ऊंची भूमि हो जाती है। ठीक है, अरावली की पर्वत श्रेणी आपने देखा है, सुन रखा है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्र। इसके बाद का जितना हिस्सा है कहाँ तक, बंगाल की खाड़ी तक, ये बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, मैदान है और यही जरूर मैदान है। चूंकि बारिश पानी बरसता है या नदियों का जो पानी आता है वो क्या नदियाँ यहीं से निकलती है ना, आपने सुना होगा ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमनद है, उन हिमनदों के पिघलने से गंगा और यमुना नदियों का निर्माण हुआ है। तो वो नदियाँ जब अपने साथ आती हैं तो पर्वतों से बहती हुई आती हैं, मैदानों से बहती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे अवशेष लेके जाती है। मलबा, जो कच्ची मिट्टी वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो चट्टानें मजबूत नहीं होती, उनका बारिश होने पर यानी कि नमी मिलने पर उनको गल जाती है, तो जो धारा प्रवाहित होगी तेज गति से, तो उसके साथ मिट्टी भी और जो है कट करके उसके साथ प्रवाहित हो जाएगी और कट करके जब जाएगी तो नए क्षेत्रों का निर्माण करेगी। खासतौर से आप डेल्टा के क्षेत्र आप जानते हैं, जो आप लोगों ने अपने आसपास के क्षेत्रों में देखा होगा, जो हिस्से जमीन के निचले हिस्से होते हैं, जो तालाब वगैरह के किनारे के हिस्से होते हैं, वो एक लंबे समय तक बारिश के मौसम में पानी में जलमग्न रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र किसी समय में नदियों के जो प्रवाह की आज की जो गति आप देख रहे हैं, वो नदियों के प्रवाह की गति इस रूप में नहीं, जैसे आप देखेंगे कि ये मैदानी जो क्षेत्र है बच्चों, यहाँ की नदियाँ युवावस्था में है और पठारी क्षेत्रों की नदियों के बारे में आप देखेंगे तो पढ़ा होगा आपने कि ये सब क्या है, अपनी जीर्णावस्था को प्राप्त कर चुकी है। जीर्णावस्था जैसे कहने मतलब जो नदियाँ होती है ना, तली को काटती हैं। हमेशा आप देखेंगे, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि इस बार क्या नदी आई और उस नदी प्रवाह में ये वाला हिस्सा बह गया, ये कट रहा है, तो ये हमेशा मैदानी क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेगा। जितने पठारी क्षेत्र हैं, पठारों में क्या हो गया, नदियाँ अपने बेस तक को प्राप्त कर चुकी हैं, यानी उससे ज़्यादा काटने की उनकी क्षमता खत्म हो चुकी है। हर चीज़ का एक बेस तल होता है ना, उससे ज़्यादा कटान नहीं कर सकता। जैसे पानी का ढलान, अगर पानी बहना है तो एक सीमा से ज़्यादा ही कटान करेगा। अगर मान लो इस छोर से पानी का प्रवाह हो रहा है और इस छोर पर जाना है, बीच में जितने भी मिट्टी के क्षेत्र मिलेंगे बेटा, तो एक बेस तल होगा ना, जैसे मान लो यही बेस तल है। अब इससे नीचे तो मान लो चट्टाने ऐसे हैं, इसके नीचे तो नहीं काटेगा ना, क्योंकि उसको पानी बहने का लेवल मिल गया, तो लेवल मिल जाने के कारण से पानी नहीं काटेगा। तो दक्षिण भारत की सारी नदियाँ अपने बेस तल को लगभग प्राप्त कर चुकी हैं। तो वृद्धावस्था में भी वो नदियाँ हैं सब, उनकी अवस्था युवावस्था से आगे चलती है। युवावस्था में क्या होता है, कटान करती है सब। तो मैदानी क्षेत्रों की नदियाँ बहुत सारा कटान वाला क्षेत्र करती हैं, और कटान करती हैं तो जब कटान करेंगे तो निश्चित तौर से उसके साथ मलबा बह के जाएगा, और मलबा जब बह के जाएगा तो कहीं तो निक्षेपित होगा, तो जहाँ निक्षेपित होगा नए मैदानों का निर्माण कर देगा। जो डेल्टा का मैदान बड़ा उपजाऊ मैदान है, आपने देखा है, आपने असम में माजुली डेल्टा के बारे में देखा होगा। माजुली डेल्टा याद है ना, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। वो क्या है, डेल्टा कैसे बना, वो मिट्टियों के अवसाद से ही तो बना। जो ऊपरी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और आपका असम का ऊपरी हिस्सा जो मिट्टी कटती गई, वही मिट्टी तो जाकर के वहाँ पर अवसादित हो गई है। डेल्टा कैसे बनेगा, कीचड़ जब जाएगा, कीचड़ की जगह संगठित हो जाएगा, उसी से डेल्टाओं का निर्माण हो जाएगा। तो ये वाला हिस्सा बेटा मैदानी क्षेत्र हो गया, ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया, इसके बाद का पूरा हिस्सा पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो 3 भागों में बढ़िया समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो लिख लीजिए तीनों भागों के बारे में। नंबर 1, उत्तर का विशाल पर्वतमाला या उत्तर का पर्वतीय भाग, या इसी को कह सकते हैं उत्तर का विशाल पर्वतीय माला, उत्तर की विशाल पर्वतीय माला ऐसे कर सकते हैं, उत्तर की विशाल पर्वतीय माला भी कह सकते हैं, बात वही है। उत्तर का पर्वतीय भाग कह सकते हैं या विशाल पर्वतमाला कह सकते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है।
और तीसरा लिख लो दक्षिण का पठारी भाग। अब एक एक डिटेल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग चूंकि इंपॉर्टेंट है तो दक्षिण के पठार के बारे में हम लोग शुरू करें। हाँ क्यों, पर्वतमाला ही शुरू कर लो। चलो, उत्तर का विशाल पर्वतमाला में लिखो, हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत एवं हेनरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है या सर्वाधिक मान्य है। कोवर महोदय ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। कोवर महोदय ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। ये लंबे सक्रिय और छिछले जलीय भाग हैं। छिछले जलीय भाग हैं। कोबर के अनुसार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी। या इसी को ही टेथिस सागर भी कह सकते हैं। टेथिस भूसन्नति कहिए या टेथिस भूसागर भी कह सकते हैं। टेथिस सागर, ठीक है, छिछला सागर था एक, जो उत्तर की अंगारा लैंड, पैंजिया वगैरह के बारे में सुने हैं। ये सब तो आप जान रहे होंगे ना कि पहले पृथ्वी के बारे में, दो भागों में था। एक हिस्सा था, एक स्तरीय हिस्सा था, मतलब एक तरह से मान के चलिए स्तरीय हिस्सा, इस रूप में आप मान सकते हैं। एक स्तरीय भाग था, फिर इस स्तरीय भाग में छिछला सा जो है क्या था, एक भूसन्नति थी, जिसे टेथिस भूसन्नति के नाम से जानते हैं। यही भूसन्नति इन स्तरीय भागों को दो भाग थे, एक तो जलीय भाग था और एक स्तरीय भाग था, ठीक है। जलीय भागों को क्या कहते थे, कोई बता पाएगा? भूसन्नति आपने सुना है, टेथिस भूसन्नति सुन रहे हैं। कुछ पहले से आप लोगों को पहले से जानकारी है विश्व के बारे में कि किन्हें पैथालासा किसे कहते हैं, पैंजिया किसे कहते हैं। ये पैंजिया हुआ करता है, इसका नाम है पैंजिया। स्तरीय भाग को, यानी ये भाग था महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीपीय भाग था। और ये था क्या, महासागरीय भाग था, महासागर, ठीक है, महासागर। तो जो आपका ये जो स्थल वाला भाग ऐसे पैंजिया कहा गया, ठीक है, और इसे कहा जाता पैथालासा, सागर को पैथालासा कहा गया। और इसके बाद जो बीच में भूसन्नति थी, समय के साथ में इसमें विघटन हुआ, तो ये ऊपर का जो है अंगारा लैंड बना
और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। समय के साथ विघटित हुए, दोनों टूट करके अलग हुए, अंगारा लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना। अंगारा लैंड से जितने भी हमारे उत्तरी अमेरिका का बात देखेंगे, आप देखेंगे जितना भी यूरोप का हिस्सा आता है, ये सब किसके हैं? अंगारा लैंड के ही हिस्से हैं, ठीक है। इवन ऑस्ट्रेलिया, पूरा जो एशिया महाद्वीप पूरा आप देखेंगे तो एशिया महाद्वीप ले लेंगे, यूरोप ले लेंगे और उत्तरी अमेरिका, ये आपका अंगारा लैंड से बना हुआ हिस्सा है। नीचे वाला आप बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका, आप उसके बाद में अफ्रीका, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, है ना, इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप, ये वाला हिस्सा ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा बने, ठीक है। तो ये समय के साथ हुआ, इसका विस्थापन वगैरह आप लोग तो मैं आगे बता दूंगा कभी। तो चूंकि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इसमें आप देखिए कि ये चीजें बनी और इनके बीच में ये जो हिस्सा टूटा। तो अभी जो आपका वर्तमान अफ्रीका दिखता है ना, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में देखेंगे तो मेडागास्कर आपको दिखाई देगा, एक छोटा सा जलीय द्वीप के तौर पे कंट्री आपको। उसी से ही आपका भारत का जो दक्षिणी भारत जो है पूरी तरह से वो उसी से लगा हुआ था, ठीक है, इसी से चपका हुआ था। ये टूटा और इसका विस्थापन उत्तर की तरफ, यानी भूमध्य रेखा की तरफ इसका विस्थापन हुआ और विस्थापित होकर के ये जा करके एशिया वाले हिस्से से लड़ा। जहां लड़ा, ये टकराया, तो यही हिस्सा जा करके टूटा और ये विस्थापित हुआ और जा करके एशिया महाद्वीप के हिस्से से टकराया, यूरोप वाले हिस्से से, यूरेशिया वाले हिस्से से टकराया भारत। और टकराने के कारण से जब आप टकराव करते हो तो क्या वलन आता है, जैसे कोई चीज़ जब दबेगा, जैसे अब इसी पे ताकत लगाई जाए, जैसे ये है, अब इस पे ताकत लगाई जाए तो क्या होगा, ये ऐसे चीज़ें जितना हो सकेगा ये उठाव करता चला जाएगा। तो जो चट्टानें भी, दूसरी चट्टानें जब टकराती हैं तो कुछ इससे उठते हैं, कुछ दबते हैं। निश्चित तौर से कोई हिस्सा उठेगा, दूसरा उसके साइड वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, है ना। कोई हिस्सा, मान लो हड्डी अभी टूट जाए तो अभी क्या हड्डी टूट जाए तो ये हिस्सा ऐसे उठ जाएगा, तो निचला हिस्सा तो ऑटोमेटिकली डाउन आपको दिखेगा ना। जब कोई उठा तो नीचे कोई दबा, तो उसी तरह से ये जब हिस्से बने तो ये हिस्से उठे बहुत सारे, तो निश्चित तौर से ये हिस्सा डाउन हो गया। यही पर ही तटित भूसंरचना थी, यही उठी तटित भूसंरचना थी। तो इस तरह से कुछ स्थितियाँ इसकी बनी हुई है। यही थी पैथालासा जो सागर है उसके बारे में भी बात है। चलिए, तो सागर था जो उत्तर के अंगारा लैंड, उत्तर का अंगारा लैंड, यही जो बता रहा हूँ आपको, अंगारा लैंड ऊपर वाला, ये उत्तर अंगारा लैंड है, दक्षिण में गोंडवाना लैंड। उत्तर का अंगारा लैंड से पृथक करती थी, अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों के अवसाद टेथिस भूसंरचना में जमा हो रहे थे। भूसंरचना में जमा हो रहे थे एवं इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ। दबाव जनित भूसंरचना उत्पन्न हुआ, जिससे जिनसे कुनलुन ऐसे नहीं बच्चों, क्युनलुन, ठीक है, क्युनलुन एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। कुनलुन एवं
हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। टेथिस भूसन्नति के मध्य भाग का वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित क्षेत्र तिब्बत के पठार के नाम से जाना जाता है या जाना गया। चेंज कर लीजिए। वर्तमान समय में हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। दो से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए। जिनसे टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने लगा। एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक महाकल्प के
इयोसीन व ओलिगोसीन, इयोसीन व ओलिगोसीन, इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में, ओलिगोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। ये तो बात हो रही है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बृहद हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा कि किस कल्प में हुआ है। तो सिनोजोइक महाकल्प के इयोसीन और ओलिगोसीन काल में हिमालय की उत्पत्ति हुई। और हिमालय का आप जानते हैं कि हिमालय की जो टोटल श्रेणियां हैं वो 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। एक तो हिमालय पार हिमालय कहा जाता है, जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से आप जानते हैं। ट्रांस हिमालय के बाद आपका बृहद हिमालय होता है। बृहद हिमालय के बाद आपका, जिसे कई सारे नामों से जानते हैं आप, बृहद हिमालय कहेंगे या ग्रेट हिमालय के नाम से आप उसे जानेंगे। इसके बाद आपका लघु हिमालय या इसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद शिवालिक हिमालय के नाम से आपको जाना जाता है। तो 3 हिमालय की श्रेणियां मिलेंगी और एक हिमालय के पार की श्रेणी होगी, काराकोरम श्रेणी। तो 4 श्रेणियां कुल मिलती हैं आपकी हिमालय की। लेकिन मूल रूप से हिमालय के बाद अगर हम भारत की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहले शिवालिक हिमालय, फिर इसके बाद में लघु या मध्य हिमालय से कहा जाता है, फिर इसके बाद बृहद हिमालय हमारा मिलता है। तो 3 हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इस प्रकार से इसमें है। तो पूछेगा इन तीनों में से कि बृहद हिमालय का किस काल में निर्माण हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा, उसका एग्जाम जवाब देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है। फिर इसके बाद मध्य हिमालय के बारे में आप जानेंगे, फिर शिवालिक हिमालय के बारे में जानेंगे। तो ये सबसे अगर देखेंगे तो सबसे पहले जो निर्माण होगा, तो जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा है उसका निर्माण होगा। तो सबसे प्राचीन अगर करेंगे बेटा तो काराकोरम पहले हो जाएगा, फिर इसके बाद बृहद हिमालय का निर्माण काल होगा, फिर मध्य हिमालय का काल होगा, और सबसे नया आधुनिक जो होगा वो शिवालिक हिमालय हमारा होगा। तो ये क्रम आप लोग याद रखिएगा। और किस काल में हुआ है क्रम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये मालूम होना चाहिए सिनोजोइक काल के इयोसीन और ओलिगोसीन काल में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। अब लघु हिमालय के बारे में लिखे, मायोसीन कल्प में, मायोसीन कल्प में पोटावर क्षेत्र के अवसादों के वलन से, मायोसीन कल्प में पोटावर क्षेत्र के अवसादों के वलन से पोटावर क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु अथवा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। लघु अथवा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है। तो मायोसीन काल में जो है किसका निर्माण हुआ, लघु मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। फिर प्लायोसीन में आप देखेंगे शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। आगे लिखिए बच्चों, पैराग्राफ चेंज कर ले पुनः। शिवालिक हिमालय का निर्माण बृहद एवं लघु हिमालय श्रेणियों के द्वारा बृहद एवं लघु हिमालय श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। प्लायोसीन कल्प में हुआ। आगे पैराग्राफ चेंज कर लें। चतुर्थ युग जिसे क्वाटरनरी युग भी कहते हैं। चतुर्थ युग या क्वाटरनरी युग अर्थात नियोजोइक महाकल्प के
प्लीस्टोसीन के प्लीस्टोसीन व होलिगोसीन, प्लीस्टोसीन व होलोसीन, प्लीस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी, प्लीस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी हिमालय का निर्माण हुआ, कल्प में भी हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिसका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हिमालय के क्षेत्रों में आने वाले भूकंप, हिमालय के क्षेत्रों में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्गियों पीर पांजा श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर, 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप, 1500 से 1850 मीटर ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप, जिन्हें करेवा के मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, करेवा के मैदानी क्षेत्र भी कहे जाते हैं, कहा जाता है। करेवा क्षेत्र कहा जाता है। हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर, ऐसे कह लीजिए, अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं। अब हिमालय का हमारे लिए महत्व क्या है भारत के लिए, वो भी देख लीजिए। लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय का महत्व, भारत के लिए हिमालय का महत्व कर सकते हैं, लिखें। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा, स्पीड के साथ लिखें। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सकता है।
भारतीय उपमहाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बन सकता है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में हिमालय की जलवायु को निर्धारित करने में हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रीष्म काल में हिमालय दक्षिणी पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा कराता है। जबकि यह शीतकाल में साइबेरिया की शीतल हवाओं को रोककर देश को अपेक्षाकृत गर्म रखता है। यही कारण है कि देश का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर अर्थात शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु यहाँ की जलवायु उपोष्ण या उष्णकटिबंधीय है। ठीक, तो ये तो कुछ बातें थी कि जो कि हिमालय के संदर्भ में आपको मालूम होनी चाहिए थी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी थोड़ा लिख लें आप लोग इसमें। लिखिए, हिमालय का निम्न रूपों में आर्थिक दृष्टि से हिमालय का निम्न रूपों में आर्थिक दृष्टि से महत्व है। जैसे लिखें, शंक्वाकार वन तथा उससे औद्योगिक मुलायम लकड़ी की प्राप्ति। शंक्वाकार वन तथा उनसे औद्योगिक मुलायम लकड़ी की प्राप्ति और पॉइंट ऐसे करते जाएं क्रमवाइज। पशुचारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घासें जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा उत्तर प्रदेश में
अब उत्तर प्रदेश का क्या हिस्सा, उत्तराखंड, उसको ले सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश यूँ उत्तराखंड कर लीजिए, वैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तो नहीं मिलता, उत्तराखंड हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश है तो प्राचीन काल के समय परिप्रेक्ष्य में 2000 के पहले जब उत्तराखंड भारत का हिस्सा हुआ, उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो उस परिप्रेक्ष्य में हो जाएगा। तो उत्तराखंड कर लीजिए उसको। उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल, नेक्स्ट पॉइंट है चाय के बागानों तथा फलोद्यानों के लिए, अगला पॉइंट है चाय के बागानों तथा फलोद्यान के लिए ढलुआ जमीन, ढलुआ जमीन, ये तमाम सारे कारण रहे हैं जो कि हिमालय के पर्वत की विशेषताओं को इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग कल अगले दिन जो देखेंगे उत्तर के विशाल मैदानों के संदर्भ में देखेंगे कि क्या चीजें हैं, तो थोड़ा आप लोग इन तथ्यों को अच्छे से अपने समझ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे हम लोग डिस्कस करने की स्थिति में अच्छे से आ जाएंगे। मिलते हैं कल।